Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Students, today I am going to deal with chapter 6 of the BNS and it talks about of offenses against human body. कि human body के खिलाफ कौन कौन से offenses होते हैं वो हम chapter 6 में पढ़ेंगे. इसकी जो outline है इस पूरे complete chapter की वो मैं already अपनी previous video में आपको बता चुकी हूँ. आज हम start करने वाले हैं murder and culpable homicide में difference. तो ये चैप्टर बताता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के खिलाफ जो अपराध हैं कौन से अपराध हो सकते हैं. फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो लाइफ के बारे में बताता है कि लाइफ के अगेंस्ट में कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं. कि ह्यूमन लाइफ जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसके अगेंस्ट में कौन से ऑफेंसेस हैं. फर्स्ट वन इज कल्पेबल होमिसाइड एंड अनदर इज मर्डर. तो लाइफ का मीनिंग क्या है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ या फिर किसी एनिमल की लाइफ. तो यहाँ सेक्शन 2 के 17 में दिया है कि लाइफ का मतलब है किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ. कि अगर मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा तो वो किसी ह्यूमन बीइंग की बात की गई है. कल्पेबल होमिसाइड तो इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड. कल्पेबल मीन्स गिल्टी माइंड से जो आपकी मेंस रिया है वो. और होमिसाइड क्या होगा? होमी मीन्स क्या होता है? इट मीन्स ह्यूमन बीइंग और साइड मीन्स डेथ. ह्यूमन बीइंग की जो डेथ है उसे हम क्या कहेंगे? कल्पेबल होमिसाइड. तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड को. उसके बाद हम मर्डर को पढ़ेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें भी हम देखेंगे कि इन दोनों को हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं. क्योंकि इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है. कई बार केस की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है कि वो केस में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो किस में फॉल करेगा, कल्पेबल होमिसाइड में या फिर मर्डर में. तो ये जजेस की ड्यूटी है कि वो हर केस के सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स, एविडेंसेस और अदर जो भी उनकी परिस्थितियां हैं केस की उनको ध्यान में रखते हुए ही अपना जजमेंट करेंगे. क्योंकि जजेस का क्या काम है? न्याय करना, जस्टिस करना. तो जस्टिस तभी होगा जब आप किसी भी ऑफेंस के जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको आप देखोगे या फिर जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस हैं, जो भी रेलेवेंट विटनेसेस हैं या उस केस की जो भी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए ही उस सेक्शन में पनिश करोगे. तो आइए स्टूडेंट्स हम कल्पेबल होमिसाइड को स्टार्ट कर लेते हैं. इसके जो इनिशियल वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो हैं हुएवर कॉजेज डेथ. कि किसी ने डेथ कॉज की है. हुएवर कॉजेज डेथ. फर्स्ट है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. इंटेंशन आशय के साथ किसी का हत्या की है इस आशय के साथ कि कॉजिंग डेथ कि उसकी हत्या कर दे. तो यहाँ इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट essential element for this culpable homicide. Next one is with intention of causing bodily injury. यहाँ भी intention है but ये जो intention है ये क्या है? ये कॉजिंग बॉडली इंजरी. बॉडली इंजरी कॉज करने की, शारीरिक क्षति कारित करने की है, न कि डेथ कॉज करने की. यहाँ पर डेथ वर्ड दिया है कॉजिंग डेथ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है? सेकंड उसमें बॉडली इंजरी दिया है. कि इंटेंशन तो है, आशय दोनों में है, बट आशय किस चीज का? फर्स्ट में आपका डेथ कॉज करने का आशय है, सेकंड में आपका बॉडली इंजरी कॉज करने का आशय है. और ऐसी शारीरिक क्षति जो एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जो डेथ कॉज कर दे ऐसी शारीरिक क्षति, कोई नॉर्मल क्षति नहीं, ऐसी बॉडली इंजरी जो डेथ कॉज कर दे तो वो इसमें फॉल करेगा. नेक्स्ट जो एलिमेंट है थर्ड विद द नॉलेज. नेक्स्ट एलिमेंट इज नॉलेज. कि उसको इस ज्ञान के साथ क्या कर रहा है? दैट बाय हिज एक्ट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड. कि उसको ये ज्ञान है कि उसके कार्य से डेथ हो जाने की संभावना है. डेथ इज लाइकली टू कॉज, तो उसका कार्य ऐसी प्रकृति का है जो उसे नॉलेज है कि उसके कार्य से वो डेथ हो जाएगी. तो ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स कल्पेबल होमिसाइड में बताए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल भी बताए हैं, 3 एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं. फर्स्ट कहता है कि अगर मान लो ए ने किसी गड्ढा खोदकर और उस गड्ढे के ऊपर लकड़ी बिछा दी है और पत्ते डाल दिए, वो लग भी नहीं रहा है बिल्कुल भी कि वहां पर गड्ढा है. बी वहां से चलता है उसके ऊपर से और वो उसमें गिर जाता है उस गड्ढे में. तो ए ने क्या ऑफेंस किया है? ए ने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया है. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया है कि ए बिहाइंड अ बुश, कि ए जो है वो किसी झाड़ी के पीछे है, बी के पास गन है, सी ने उसे इंड्यूस किया कि आप उस पर गन क्या कर दो? फायर कर दो.
उस झाड़ी के पीछे। जो बी है उसे नहीं पता कि ए झाड़ी के पीछे है और वो फायर कर देता है। तो इसमें ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसकी इंटेंशन भी नहीं है और उसे नॉलेज भी नहीं है। बट बी ने इंड्यूस किया, बट सी ने उसे इंड्यूस किया था, सी ने उसको इंड्यूस किया था बी को कि आप उस पर गोली चलाइए, तो उसकी लाइबिलिटी अबेटमेंट ऑफ मर्डर की हो सकती है सी की, बट बी की यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है आपका कि अगर कोई पक्षी है, जैसे मुर्गी का बच्चा है, तो वो क्या है, उसको मारने के लिए ए ने क्या किया, उस पर झाड़ियों पर गोली चलाई, और लेकिन उस झाड़ी के पीछे बी छुपा हुआ बैठा हुआ था। ए को नहीं पता था कि झाड़ी के पीछे बी है, तो ए की जो कल्पेबल होमिसाइड है उसकी लाइबिलिटी और मर्डर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बट उसकी इलीगल एक्टिविटी के लिए लाइबिलिटी बनेगी कि वो एनिमल को इलीगली किल कर रहा था, तो वो उसकी लाइबिलिटी बन सकती है। बट यहाँ कल्पेबल होमिसाइड में फॉल नहीं होगा क्योंकि उसको नहीं उसकी इंटेंशन थी किसी व्यक्ति को मारने की और नहीं उसे नॉलेज थी। तो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड में आपके जो एक्ट की जो आपकी ग्रेविटी है उसको देखते हुए क्या किया जाता है, यहाँ पर पनिश किया जाता है। इसमें एक्सप्लेन भी किया है, 3 एक्सप्लेनेशंस दी हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है डिजीज की, अगर कोई पर्सन किसी डिजीज के अंडर में है और कोई दूसरा पर्सन आकर क्या कर देता है, उस पर्सन की डिजीज को बढ़ा देता है, गति को बढ़ा देता है। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो कोई दवाई दी जा रही है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आपने आकर उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप की जगह उसको तेजी से फ्लो करवा दिया, तो आपने क्या किया, उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर दिया, तो वो यहाँ कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, न कि डेथ में, मर्डर में। नेक्स्ट आपका सेकंड जो एक्सप्लेन किया है वो किया है कि बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हो, लेकिन आप ये डिफेंस ले रहे हो कि अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो व्यक्ति बच सकता था। आप ये वाला डिफेंस नहीं ले सकते हो कि अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता तो व्यक्ति बच सकता था। आपकी लाइबिलिटी जो है, अगर आपकी बॉडीली इंजरी ऐसी है जो इन एलिमेंट्स में फॉल करती है, तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगे। नेक्स्ट है कि डेथ ऑफ अ चाइल्ड, की अगर किसी बच्चे की डेथ कॉज की है जो माँ के मदर के वूम्ब में है, तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशेबल होगा? नहीं, वो भी यहाँ पर पनिशेबल नहीं होगा। वो पनिशेबल होगा जो हमने मिसकैरेज से संबंधित जितने भी अपराध पढ़े थे वहाँ पर जाकर पनिशेबल होगा चैप्टर 5 में। तो डेथ ऑफ अ चाइल्ड, अगर वो अपने माँ के वूम्ब में है, लेकिन अगर उसका कोई बॉडी पार्ट बाहर आ जाता है और फिर आप डेथ कॉज कर रहे हो, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करके बता दिया है कि कौन से आपके एक्ट्स जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेंगे। यहाँ हम केस लॉ के थ्रू भी समझ सकते हैं, रेग वर्सेस गोविंदा का केस लॉ है, तो वो भी इससे रिलेट कर सकते हैं। ये सबसे फर्स्ट केस लॉ था, 1876 का केस लॉ था। इस केस लॉ में क्या डिसाइड किया गया था, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो हस्बैंड है वो अपनी 15 साल की वाइफ को बहुत मार रहा था, उसने बहुत घूंसे मारे, उसके पीठ पर भी उसने अपनी छाती पर अपनी लात रख दी और उसके मुंह पर भी बहुत घूंसे मारे। तो इस वजह से क्या हो गया, वो इंटरनल इंजरी की वजह से उस वाइफ की डेथ कॉज हो गई। तो इस केस में जज को डिफरेंशिएट करना था कि उस हस्बैंड को मर्डर के लिए दोषी ठहराएं या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तो यहाँ इस केस में उसे कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया। तो उस बॉडीली इंजरी को देखा जाएगा, उसके इंटेंशन को देखा जाएगा, क्या उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी। तो यहाँ पर उसकी ग्रेविटी ऑफ द एक्ट, उसकी इंटेंशन और उसकी सीवियरिटी ऑफ द इंजरी कितनी सीवियर है उसको भी देखा जाएगा, तो ही आपको कल्पेबल होमिसाइड में क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। हम नेक्स्ट केस लॉ भी देखेंगे, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया का, लेकिन उससे पहले हम मर्डर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को लेकर क्वेश्चन अराइज हुआ था कि किसमें फॉल करेगा उसका एक्ट। तो मर्डर की डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि एक्सेप्ट इन द केसेस कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो ये जो लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन केसेस को छोड़कर, एक्सेप्ट इन द केसेस, कि इन केसेस को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड होगा, वो क्या होगा, वो मर्डर होगा। इट मीन्स ईच एंड एवरी कल्पेबल होमिसाइड विल बिकम अ मर्डर, कि जो कल्पेबल आपराधिक मानव वध है वो हत्या की श्रेणी में कब आएगा। इट मीन्स आपका कार्य कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है, बट वो हत्या में कब कन्वर्ट हो जाएगा,
ये यहाँ पर ए बी सी डी आपको एलिमेंट्स बताए हैं। अगर ये फॉल करते हैं, ये कैटेगरीज अगर फॉल करती हैं, तो आपका जो ऑफेंस है वो कहाँ पनिश होगा, वो मर्डर में, हत्या में पनिश होगा। तो इसमें ए कैटेगरी क्या है, इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर वो कार्य किस इंटेंशन से किया जा रहा है, कॉजिंग डेथ, तो यहाँ भी इंटेंशन है और यहाँ भी इंटेंशन थी। यहाँ इसके फर्स्ट उसमें एलिमेंट में, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, इंटेंशन है। और किस चीज की इंटेंशन है, कॉजिंग डेथ, डेथ कॉज करने की, सेम टू सेम है। उस वहां पर जो फर्स्ट हमने एसेंशियल एलिमेंट देखा था कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन, यहाँ भी इंटेंशन है। क्या इंटेंशन, कॉजिंग डेथ, कॉजिंग डेथ। तो यहाँ से तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। फिर हम अदर एलिमेंट्स पर आएंगे कि डेथ तो हुई है, कॉजिंग डेथ, इट मीन्स डेथ तो हुई है, बट हम अदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो बाकी के बी सी डी उसको देख लेते हैं। बी कहता है इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी दैट द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ इंटेंशन भी है, बट क्या इंटेंशन है, कॉजिंग बॉडीली इंजरी, बॉडी की इंजरी यानी शारीरिक क्षति कॉज करने की इंटेंशन है, आशय है, बट नॉलेज भी है। यहाँ नोज कि उसको नॉलेज भी है टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, कि उसके एक्ट से डेथ होने की पूरी संभावना है, कि उसने जो शारीरिक क्षति दी है उसको नॉलेज है कि उससे डेथ कॉज हो जाएगी। यहाँ भी इंटेंशन थी और बॉडली इंजरी कॉज करने की थी, बट यहाँ नॉलेज नहीं थी, थर्ड उसमें नॉलेज थी। तो यहाँ भी इंटेंशन प्लस नॉलेज है। और किस चीज की, उस शारीरिक क्षति से कि आपने जो शारीरिक क्षति कॉज की है उस पर्सन की, दूसरे पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी। इससे भी हमारा डिसीजन नहीं हुआ कि मर्डर की कैटेगरी में फॉल होगा क्या, बट ये जो सी और डी हैं इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। इन दोनों असेंशियल एलिमेंट से, सी और डी असेंशियल एलिमेंट से हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि ये किसमें फॉल करेगा। सी क्या कहता है, सी कहता है इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन है, ये जो वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, कि आपकी जो इंजरी, आपने जो बॉडीली इंजरी की है, जो शारीरिक क्षति की है, वो इस आशय के साथ की है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में आपका क्या किया जाएगा, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में कि उसकी डेथ कॉज हुई है। ये आपको प्रूव करना जरूरी है। अब ये प्रकृति का मामूली अनुक्रम क्या हो सकता है, तो प्रकृति का मामूली अनुक्रम इसमें जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और आप क्या करते हो, मान लो उसको हार्ट की, दिल की कोई बीमारी है और आप उसके उसी जगह पर एक घूसा मारते हो और व्यक्ति मर जाता है, तो ये प्रकृति का मामूली अनुक्रम में उसकी डेथ कॉज हो गई। बट यही घूसा अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मारोगे जो बिल्कुल हेल्दी है, तो उसकी डेथ कॉज नहीं होगी। तो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में डेथ होना जरूरी है, कि वो जो बॉडीली इंजरी वो सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उसकी डेथ हुई है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, डी। ये कहता है इफ द पर्सन कमिटिंग डेथ नोज, वो जो पर्सन है जो डेथ कॉज कर रहा है उसे नॉलेज है दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, कि आपका जो एक्ट है, आपका नॉलेज है कि आपका कार्य बहुत ही इमिनेंटली डेंजरस है, दैट इट मस्ट, यहाँ मस्ट वर्ड यूज किया है। तो स्टूडेंट्स आप इस मस्ट वर्ड को अंडरलाइन हाईलाइट कर लो, क्योंकि मस्ट बहुत असेंशियल है कि आपको नॉलेज तो है कि आपका जो बॉडीली इंजरी आपने कॉज की है या जो एक्ट आप कर रहे हैं वो सो इमिनेंटली डेंजरस। यहाँ भी ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इमिनेंटली डेंजरस मतलब बहुत ज़्यादा आपका कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इस वजह से यहाँ पर इस क्लॉज डी में आपका एक्ट जो है वो फॉल करेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, यहाँ कुछ भी इन्होंने शंका नहीं छोड़ी। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उसमें डेथ कोज हो गई है आपके उस इमिनेंट डेंजरस वर्क से, कार्य से। जैसे आपने किसी को कोई तलवार से मारा
तो उसमें बचने के कोई चांसेस नहीं है, और उसके ऐसे बॉडी पार्ट पे मारा जो उसके मर्म हिस्से हैं शरीर के, जो आपके वाइटल पार्ट्स हैं, उस पर आपने एक ही वार में और उसकी डेथ कॉज हो गई। तो आपका कार्य इतना इमिनेंटली डेंजरस है, या फिर आपने क्या किया, तलवार को उल्टा रख दिया और उसके ऊपर किसी व्यक्ति को फेंका और वो तलवार उसके पेट में चली गई। तो यहाँ भी कार्य इतना इमिनेंट डेंजरस है कि उससे डेथ कॉज होगी। बट यहाँ एक और चीज दी है कि नॉलेज। नॉलेज मीन्स आपको इस बात का नॉलेज है कि आपके उस कार्य की प्रकृति इतनी गंभीर है कि डेथ कॉज हो जाएगी, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बचेगी किसी भी कंडीशन में, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि डेथ कॉज हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर बहुत भीड़ है, वहां पर लोग आते जाते हैं, और किसी की आपने वहां पर डेथ कॉज कर दी। तो यहाँ भी चाहे आपकी इंटेंशन ना हो, आप कहोगे कि नहीं मैं तो केवल रैश ड्राइविंग कर रहा था, बट आपको नॉलेज तो थी आपके उस एक्ट से कि कोई भी व्यक्ति आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है और डेथ कॉज हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ऑल प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है, मस्ट वर्ड यूज किया है। इट मीन्स यहीं से डिफरेंशिएट हो जाता है हमारा कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर। ये दो जो कैटेगरीज हैं सी और डी कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर और सो इमिनेंट डेंजरस आपका एक्ट, और मस्ट इन ऑल प्रोबेबल केसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपका क्या डिफरेंशिएट होता है, कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर में अंतर पता लगता है। अब हम इस केस लॉ को देख लेते हैं। ये केस लॉ है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया 1977 का। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस फोर्थ वाले उससे हम रिलेट कर सकते हैं डी से, कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी की कितनी डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी थी डेथ कॉज होने की, कितने चांसेस थे डेथ कॉज होने की। अगर ये मस्ट है यहाँ पर और इन ऑल प्रोबेबल सर्कमस्टांसेस की डेथ कॉज हो जाएगी, तो वो किस में आएगा, वो मर्डर में आएगा। यहाँ भी मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की जो है उसको डिफरेंशिएट किया था कि किस तरीके से जजेस को, जो लोअर कोर्ट्स है, उनको डिसाइड करना चाहिए अपने केस को। तो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी उन्हें जरूर देखनी चाहिए। और क्या देखना चाहिए उन्हें कॉज और रिजल्ट। क्या वो जो डेथ कॉज हुई है वो उसी कारण से हुई है, जो बॉडीली इंजरी दी गई है, जो रिजल्ट आया है डेथ का, क्या वो इसी कारण से आया है जो बॉडीली इंजरी दी गई है। तो इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए, कॉज और रिजल्ट का रिलेशन होना चाहिए। अगर उस कार्य से डेथ नहीं हुई है तो आप उसको इसमें डेथ में उसको पनिश नहीं करोगे, मर्डर के लिए पनिश नहीं करोगे। यहाँ हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यदि ए बी को कोई भी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है, उसको शारीरिक क्षति कॉज कर रहा है, और फिर उस पर्सन को बी को हॉस्पिटल ले जाया गया, और उस हॉस्पिटल ले जाने के दौरान में उस कार का या उस बस का एक्सीडेंट हो गया, तो उससे क्या हुआ, उसकी डेथ कॉज हो गई। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये कारण है, उसी उसी इंजरी की वजह से उसकी डेथ कॉज हुई है? नहीं, ये एक्सीडेंटली जो है उसमें इसकी डेथ कॉज हुई है, न कि उस इंजरी की वजह से। तो यहाँ पर कॉज और रिजल्ट जो है उसका क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। आपके कारण का और उस डेथ का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इसमें यहाँ जो आपकी बीएनएस है, इसके सेक्शन 101 में एग्जाम्पल्स दिए हैं मर्डर के लिए, कि ए ने बी पर शूट किया, तो बिल्कुल पास से अगर ए ने बी पर शूट किया है तो उसकी डेथ कॉज होने की पूरी संभावना है, कि कोई चांसेस ही नहीं बचते हैं बच निकलने के। यदि किसी की कनपट्टी पे आप रिवॉल्वर रख के गोली चलाते हो तो पूरी संभावना है कि डेथ कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट है ए अंडर अ डिजीज, की कोई बीमारी के अधीन है ए, और बी उसको एक घूसा मारता है, उस जगह मारता है जहां उसे पता है उसको वही बीमारी है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो उसने मर्डर किया है। ये क्वेश्चन भी आपके जुडिशरी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका कि स्वॉर्ड कट, कि अगर तलवार से एक ही वार किया है और ऐसे मर्म हिस्से पर किया है तो भी आपकी डेथ कॉज हो जाएगी, तो यहाँ मर्डर में फॉल करेगा। और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो आपका कि ए ने एक लोडेड कैनन जो है, भरी हुई तोप जो है वो चला दी क्राउड में, भीड़ में, तो वो जो तोप है उसका गोला जाके भीड़ में किसी ना किसी की डेथ तो कॉज करना ही। तो आपको नॉलेज थी, आपका एक्ट इमिनेंट डेंजरस था, आपको पता था कि उससे किसी ना किसी की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 4 एग्जाम्पल्स भी दिए हैं।
तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि कल्पेबल होमिसाइड में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 उसमें एग्जाम्पल्स हैं और 3 ही उसमें एक्सप्लेनेशंस हैं। और मर्डर में यहाँ पर आपके इसमें 4 आपके असेंशियल एलिमेंट्स हैं ABCD और 4 ही यहाँ पर आपके क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ हम 5 एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हेडिंग क्या है, एक्सेप्ट इन द केसेस। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिनको यहाँ एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है, ये 5 एक्सेप्शंस जो हैं इनको भी हम डील करने वाले हैं, बट हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। केस लॉज के थ्रू कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को और भी एक्सप्लेन करना है, तो उसी के साथ लेंगे कि कब आप अपवाद का फ़ायदा ले सकते हो कि आप उसमें इसमें फॉल नहीं करोगे, मर्डर में फॉल न करके आप कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करोगे। डेथ तो होनी ही है कि डेथ तो हुई है, दोनों में हुई है, इसमें भी इसमें भी, बट कब आपका जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड में ही रह जाएगा, मर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा। वो जो 5 अपवाद हैं उनको हम डील करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 100 एंड सेक्शन 101 आपको समझ में आया होगा। इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में आपका कल्पेबल होमिसाइड और जो आपका मर्डर है उसमें डिफरेंस पूछा जाता है, और प्री में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो इसकी जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन एक्सप्लेनेशंस में से भी क्वेश्चन आते हैं और मर्डर के जो एग्जाम्पल्स हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके जो 5 एक्सेप्शंस हैं वो भी आपको टिप्स पर रटे हुए होने चाहिए, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर BNS, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके BNS का, आपकी IPC का, और आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। एकेडमिक्स में भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके जुडिशरी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर बार क्वेश्चन जरूर होता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का, तो इसमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो किसी भी स्टूडेंट्स को जो LLB स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।